नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी और मैं हूं शकुन रघुवंशी। शहर की मौजूद हस्तियों के साथ आपका साबका कराते हुए आज पहुंचे हैं सेक्टर 9, जहां रहते हैं संदीप मित्तल। संदीप मित्तल नेचुरल ब्रांड के प्रणेता हैं। शहर के तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपको वो नजर आते हैं। आज हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा खंगालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंचस्थ व्यक्ति को आप उतना ही जानते हैं जितना देख पाते हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपके और संदीप जी के उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार शकुन जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप तो हमेशा जो आपकी जो स्माइल है वो मतलब कहते हैं इसको माइल्स लंबी है। आसान नहीं होता है सर। सब ईश्वर की देन है। लोग कहते हैं कि जो वृक्ष हरा भरा और फलों से लदा होता है उसे झुका हुआ भी होना चाहिए, पर समाज में ऐसा मिलता नहीं है जी। पर आप लदे हुए भी हैं और झुके हुए भी हैं। नहीं, ये तो देखिए आपका बड़प्पन है, मैं कहूँगा। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ कि अपने व्यवहार से किसी को चोट न लगे, जिससे मिलूं तो उसको अच्छा लगे, एक अच्छी छाप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमारी रहे, एक अच्छी स्मृतियां रहें। बस मेरा यही प्रयास रहता है कि किसी को अगर हम खुशी ना दे सकें तो किसी को दुख तो ना दे, कम से कम इतना मेरा प्रयास है। मैं सच कह रहा हूँ कि इट्स नॉट बर्डरिंग, बट व्हेन इन द मॉर्निंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर हाउस, तो मैं अपने कंपेनियन से कह रहा था कि संदीप जी इतने डाउन टू अर्थ है कि मुझे आपको भी कह रहा था, मुझे सच में नहीं लगा इतना बड़ा ब्रांड के ये मालिक है। नहीं, देखिए बड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा तो आपका व्यवहार होता है। इतने हम तो कुछ भी नहीं है जी, इतने बड़े बड़े लोग हैं और हम तो उनसे सीखते रहते हैं समाज में, देश में। फिर भी लोग महसूस करा देते हैं। ये तो मैं कहूँगा सामने वाले की तारीफ है, अगर वो आपकी तारीफ कर सकता है तो, क्योंकि ये हर किसी के बस की नहीं होती। हर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ नहीं कर सकता, ये भी एक गुण है। हाँ, कहते हैं कि तारीफ करना किसी की और किसी से क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ना? बिल्कुल। अच्छा, चूंकि मैंने ओपनिंग नेचुरल से की है, आप बताइए क्या ब्रांड है ये, क्या क्या बनाता है? देखिए ये नेचुरल जो हमारा ब्रांड है, इसमें हम सारी खाने पीने की, आपकी जो रसोई घर की जो चीजें हैं, जरूरी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सोच भी यही थी हमारी जब ये ब्रांड शुरू किया। तो प्रयास हमारा यही था कि लोगों को साफ सुथरी वस्तुएं, अच्छा खाने को मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट अगर कहीं है तो वो खाने पीने की वस्तुओं में हमें देखने को मिलती है। तो सारी दालें, चावल, पोहा, दलिया, जो सारी हेल्दी चीजें हैं वो हम सारी चीजें बनाते हैं और फिर पैकेजिंग है, उसकी सारी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है। बनाना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पैदा तो सब चीजें खेत में होती हैं, तो बनाना तो शब्द ठीक नहीं है, बट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है हमारी। हमारा प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी और सही दामों पर हम मार्केट में उपलब्ध करा सकें। और ये मतलब कब स्थापित किया, क्या ये हमारा 2004 में ये ब्रांड हमारा हमने शुरू किया था और 2007 में हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया था, इसका रजिस्टर्ड ब्रांड है हमारा। और ये पैतृक व्यवसाय है आपका? हाँ बिल्कुल, पैतृक व्यवसाय है। हमारे पिता श्री मामचंद मित्तल जी ने ये शुरू किया था। इस व्यवसाय में तो 1982 से है, मैं सेकेंड जनरेशन हूँ। हमारे फादर ने ये शुरू किया था। और ये जॉइंट बिजनेस है? जॉइंट बिजनेस है, हमारा संयुक्त परिवार है, 4 भाई हैं, हम साथ में ही रहते हैं, साथ में काम है हमारा सारा। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है, समाज में ये बड़ा पॉपुलर है कि मित्तल परिवार इतना बड़ा परिवार है, एक साथ रहते हैं अभी भी। और मैं आके देखा, प्रेम विला देखा तो देखिए हमारी माता जी का नाम था प्रेमवती मित्तल, और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई जब मैं बहुत छोटा था, 1984 में। मैं 7.5 साल का ही था उस समय। लेकिन हमारे पिता श्री मामचंद मित्तल जी, जैसे मैंने बताया, उनके ही संस्कार हैं और उनकी ये इच्छा भी थी। हमारे बड़े भाई साहब की भी डेथ हो गई 2006 में, सबसे बड़े जो थे, उनको हार्ट अटैक से। तो उनका सबका यही था कि सब लोग इकट्ठे रहें, प्यार से रहें, और जो मुट्ठी बंद में जो ताकत है वो खुली में तो नहीं है, तो सभी जानते हैं। हाँ, पर इसी आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं, वही चलने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी सब कहानियां जानते हैं, बस जब जीवन में उतारने की बात आती है तो उतार नहीं पाते। ये तो मैं कहूँगा, देखिए इसमें तो अपने पिता का आशीर्वाद ही है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। आपने उनकी सीख को पकड़ लिया, उनके दिए संस्कार हैं जो हम ये सब हो रहे हैं। हम तो ये, हमारी सोच ये रहती है कि चाहे ग्रोथ थोड़ी कम रह जाए लेकिन हम एक साथ रहें। हमारा जो मेन जो
प्रिंसिपल है वो ये है कि शायद उस दौड़ में हम थोड़ा बहुत इतना ना दौड़ पाए जितना दुनिया दौड़ रही है, लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठा रहना, एक साथ रहना, मजबूती से संगठित रहकर अपने परिवार में प्यार से रहना, ये हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है। आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा। आप कितने भाई हैं? हम 5 थे, अब 4 हैं। 4 हैं, चारों ही रहते हैं। हाँ, बस यही 211, 12, 13 ये तीनों के रहते से आप देखें सब साथ ही हैं। देखो, प्रेम की खुशबू तो माँ के बारे में जब भी कोई बात चलती है तो मैं देखता हूँ व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सुखद बात ये देखने को मिल रही है कि पिता के बारे में भी बात आप उतनी ही प्रेम से कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि माता का जो प्यार और जो उनकी जो परवरिश का जो वो मुझे बहुत कम समय में मिली। जैसे मैंने बताया 7.5 साल का था मैं, लेकिन कुछ यादें उनकी भी ऐसा नहीं है, स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहती हैं। माता का जो मेरा बिल्कुल जो पहले वाला बचपन था, जो गांव वाला, वो तो माता के साथ ही बीता, गांव में ही पले बड़े हैं। लेकिन जो संस्कार, सीख, जो शिक्षाएं मिली वो तो पिता से ही मिली। और मूल निवासी कहाँ के आप? बस बल्लभगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पे धौज गांव है, सोना रोड पर, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। माता जी की मृत्यु वहीं हुई थी, उसके बाद ही हम बल्लभगढ़ आए थे। और जैसे मैं पूछूं, अगर शिक्षा वगैरह कैसे आपकी कहाँ हुई? शिक्षा सब लोकल फरीदाबाद में ही है मेरी। 5वीं तक अग्रवाल स्कूल बल्लभगढ़ से पढ़े, फिर 10वीं तक विद्या मंदिर सेक्टर 15A से पढ़े, उसके बाद विद्या निकेतन से पढ़े, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, नेहरू कॉलेज जो सेक्टर 16A में है, वहां से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, हमने इंग्लिश में MA किया। उसके बाद फिर मेरी भी इच्छा थी और घर वालों की भी कि भाई हमारे 5 भाई हैं तो एक IAS बन जाए। तो मैंने UPSC भी ट्राई किया, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, हरियाणा सिविल सर्विसेज भी मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, बट नियति को व्यापार में लाना था शायद, तो मैं फाइनली व्यापार में आया। 2002-3 तक भी मैं कोशिश करता रहा, प्रयास किए मैंने, 2-3 प्रयास किए, बट फाइनली मेरा UPSC में नहीं हुआ, IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ, HCS में भी नहीं हुआ। इंटरव्यू मैंने हर बार दिया, फिर फाइनली मैं बिजनेस में आ गया, बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे ये एक बात बड़ी अच्छी लगी कि लोग जनरली क्या होता है, मैं बहुत एस्पिरेंट से मिलता हूँ तो वो जनरली किन्हीं पॉलिटिकल कारणों को इंगित करते हैं। आपने बड़ी सफाई से कहा कि शायद नियति बिजनेस में लाना चाहते हैं, आपने किसी पे क्वेश्चन नहीं उठाया। क्वेश्चन तो देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अपने ऊपर ही है, हमारे अंदर हम तो यही कहेंगे कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर आपको वहां ले जाता है जो आपके लिए उचित होता है। मैं इसमें दोषारोपण करने जैसा कुछ है ही नहीं ना भाई। हम इंटरव्यू तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं कोई मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी थी, हम ये कहें कि हम उस काम के लिए बने नहीं थे, हम इस काम के लिए बने थे, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए आप बहुत एक्टिव रहते हैं, खासकर भारत विकास परिषद। वो मेरा मन होता है, कुछ इच्छा भी होती है, कुछ संस्कार भी है परिवार के, तो अपने से जितना बन पड़े समाज के लिए, किसी कमजोर व्यक्ति के लिए, वो कर लेते हैं। जितना समय निकाल पाते हैं व्यवसाय के बाद और परिवार के बाद, उसमें कर लेते हैं। कोई भी ऐसा जुड़ाव जो आप समझते हो आपके शब्दों में, ऐसा कहा जाता है कि जो सामाजिक आदमी है, सोशली एक्टिव है, समाज के जो डिप्राइव लोग हैं उनके दर्द को समझ रहा है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक तो होता ही है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु है, बिल्कुल मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। और आपका अध्यात्म क्या कहता है कि व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हमें गुरुजन बहुत अच्छे मिले, मतलब टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक गुरु भी हमारे बहुत हमें उच्च कोटि के मिले। तो आध्यात्म तो यही सिखाता है कि जो ईश्वर की बनाई हुई रची हुई चीजें हैं, यानी जो व्यक्ति है उसकी सेवा करें, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत खूब। और बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी बेटी मेरी लॉ कर रही है NLE दिल्ली से, छोटी अभी 10th में है, देखने से। सर, कभी डर लगता है, जैसे समाज जिस तरह से एक चेंजिंग फेज में है, संधि काल भी कुछ लोग कह रहे हैं इसको, आप हम जैसे हम कई दिन मिलेनियल्स हैं और लोग अभी जेन जी वो जो उनके बारे में कहा जा रहा है उसको कैसे आप हम चाहते तो नहीं है कि जो कहा जा रहा है वैसे हमारे बच्चे बने, उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए कैसे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जो भी बनते हैं, चाहे वो जेन जी हो, चाहे कोई भी जनरेशन हो, जनरेशन गैप तो एक नेचुरल सी बात है, वो हमेशा रहेगा माता पिता में और बच्चों में। लेकिन जो बच्चे बनते हैं वो सबसे पहले तो आपके परिवार से बनते हैं, क्योंकि बच्चे की जो मूल परवरिश है वो परिवार में होती है। उसके बाद जो रोल है वो कैसी आपने शिक्षा दिलाई, कैसे परिवेश उसको वहां पर मिला,
उसका रोल होता है। तीसरा, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसके अंदर ये समझ जब तक पैदा करना वो हमारा काम है पेरेंट्स का, कि वो बाहर की चीजों में सही और गलत का अनुभव कर सके, उसको मूल उसकी सोच अपनी बने, ये जरूरी है। किसी के प्रभाव में ही ना रहे, किसी के दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से उसकी सोच ना बने। मतलब इसमें एक बड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि प्रभावित तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से होता है, बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर वो विवेक पैदा करना वो हमारा काम है बच्चे के अंदर, कि वो सही और गलत को समझ सके। तो मैं ये मानता हूं कि अगर माँ बाप अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व सही से निभाते हैं तो बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं, मेरा तो ऐसा सोचना है। और जनरेशन के साथ सोच तो नहीं होगी, उस सोच को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत ही कर रहे हैं, आजकल के बच्चे इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस की मैं बात करूं तो इतने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, नए कौन कर रहा है, वो जेन ज़ी तो है। बिल्कुल। तो अगर पॉजिटिव वे में हम लें तो देखिए, नेगेटिविटी तो जहां भी ढूंढोगे हर जगह मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जेन ज़ी के सभी बच्चे गलत कर रहे हैं या वो विद्रोह कर रहे हैं जो हम आज दुनिया में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर विद्रोह कहीं हो रहा है तो उसके कुछ और भी रीजन होंगे। बिल्कुल, तो सारी गलती नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि हमारा बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। जैसा हम आचरण करेंगे, सबसे पहली बात, हम शिक्षा देते रहेंगे, अगर हम आचरण नहीं करेंगे सही तो बच्चे कैसे उसको स्वीकार करेंगे। सबसे पहले हम अपना आचरण सही करें, तो बच्चों को समझानी नहीं पड़ती आधी बातें तो। बिल्कुल। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आज अगर हमारे अंदर ये संस्कार है कि हम समाज में कुछ करना चाहते हैं तो कहां से लिया हमने? परिवार से तो लिया। हमारे पिता जो करते थे, हम देखते थे ना, वो हर चीज हमें बताते तो नहीं थे। तो मेरा मानना ये है कि सारी चीजें बतानी नहीं होती बच्चों को, आधी चीजें तो वो पेरेंट्स से सीख लेते हैं बिना बताए, अगर आपका आचरण सही है तो। और अगर गलत है तो फिर वो गलत ही सीखेंगे। बहुत सुंदर। और चारों परिवारों के जब बच्चे इकट्ठे होते होंगे, सामाजिक कार्यक्रम तो अच्छी खासी। देखिए, हमारा तो मैं आपको बताऊं, परिवार इतना बड़ा है, ईश्वर की कृपा से भरा पूरा परिवार है। जब हम सारा परिवार इकट्ठा होता है ना, तो वो मोमेंट्स हमारे, मतलब जब बच्चा, क्योंकि बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी, तो परिवार सेकंड थर्ड जनरेशन अब आ चुकी है। मतलब अगर पिताजी से ले तो फोर्थ जनरेशन आ चुकी है। और मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा समय आपका लूंगा, जब कोविड आया ना तो हमें अहमियत पता चली अपने ज्वाइंट परिवार की। जो लोग अकेलेपन में मतलब अवसाद में जा रहे थे, हमें वो महसूस ही नहीं हुआ। लॉकडाउन में सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते थे, गप्पे चल रही हैं, खाना पीना मौज मस्ती, मतलब ऐसे लगा यार हम तो स्वर्ग है, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारे हम तो ब्लेस्ड है। शगुन जी, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वो कोविड का समय, हमें सबको कोविड हो गया था, हम सबको कोविड हुआ एक एक करके, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, जिस दौरान कोविड हुआ तो हम 14 दिन रहे, उसमें क्वारंटाइन रहे, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा वो समय हमारा बीता। एक हमें ज्वाइंट फैमिली की अहमियत हमें पता चली, नहीं तो लोग अकेलेपन में अवसाद में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी उनकी और बढ़ गई। हाँ, तो इसका तो अगर आप कर सकता है, कोई रह सकता है, तो ज्वाइंट परिवार से अच्छा मैं तो कहूँगा कुछ नहीं। मैं तो ये मेरा सवाल होता, आपने उससे पहले जवाब दे दिया। बहुत अच्छी बात है कि ज्वाइंट फैमिली, उसको यूनिटी इज द स्ट्रेंथ कह सकते हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण है। और मैं अगर ये चाहूँ, जैसे आपने फरीदाबाद के बहुत सारे ट्रांजिशनल फेजेस देखे हैं, आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, एज तो सबकी आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद में सर क्या ऐसा देखते हैं कि कुछ बहुत बेहतर हुआ है जिसको आप नोट करना चाहते हैं कि इस चीज में फरीदाबाद अच्छा हुआ है? देखिए, फरीदाबाद में चीजें चेंज तो बहुत हुई हैं। सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा जो कनेक्टिविटी है, उसने फरीदाबाद को पूरे देश के साथ जोड़ दिया। जो आज हम IMT में बैठे हुए हैं, हमारी फैक्ट्री IMT में है, तो जो इंटरसेक्शन सेक्टर 2 में जो बना है, IMT से आप निकलो, आपको कहीं भी जाना है, आप बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ो, हर जगह की कनेक्टिविटी है। जो पहले हमें जयपुर जाना होता था, 5-5 घंटे लगते थे, आज हम 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब फरीदाबाद से अब कनेक्टिविटी, चाहे वो नोएडा है, चाहे गुड़गांव है, और आगे भी जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, उन सबको देखते हुए लगता है। और फिर ग्रेटर फरीदाबाद पूरा नया डेवलप हुआ है। अगर आप ट्रांजिशनल फेज की बात करें, जो परिवर्तन हम जो देख रहे हैं, तो जो हमने ग्रेटर नोएडा में देखा, गुड़गांव में देखा, आज हम फरीदाबाद में देख रहे हैं। अब ग्रेटर फरीदाबाद में जाके देखिए कितनी डेवलपमेंट हो गई। तो चेंजेस तो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है फरीदाबाद। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जो फरीदाबाद का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, अब जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो कहीं भी जाना हो फरीदाबाद वालों को समय नहीं लगेगा ज्यादा। कनेक्टिविटी को आप यहाँ की अभी मेजर जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है, ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना, फिर KGP, KMP, सारी चीजों से जो कनेक्टिविटी है, मेट्रो आ गई, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, मैं इसको क्लोज करने चलूं, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं,
आपको लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि जिसको 10 आदमी नमस्ते करने लगे वो कम से कम ये तो सोचता है मैं आरडब्ल्यू का प्रधान बन जाऊं, मैं पार्षद बन जाऊं। कभी राजनीति में जाने का मन नहीं नहीं, देखिए राजनीति तो बिल्कुल हमारा विषय है ही नहीं। मैंने आपको बताया परिवार है, व्यापार है, उसके बाद समाज सेवा में थोड़ा सा अपना रुचि है तो वो कर लेते हैं। और उसके लिए भारत विकास परिषद है, कई जगहों से जुड़ा हुआ है मुझे। मैं तो यही कहूँगा मेरे सीनियर्स ने, मेरे बड़ों ने, अग्रसेन समाज में भी मेरे को जोड़ा हुआ है, ID महाजन जी हैं, भारत विकास परिषद में राजकुमार अग्रवाल जी हैं, तो उन लोगों से सीखते रहते हैं हम। तो देखिए ये बहुत छोटे हैं, बहुत पीछे हैं उन लोगों से, उनको देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं समझ दे रहे समाज को अभी। बट भारत विकास परिषद में मन लगता है, अच्छा लगता है काम करके। बहुत सारे पहलुओं को नहीं छू पाए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये हम एक ऐसी खान में बैठे हुए हैं, मैं इसको जितनी देर बात करूंगा वो बात आगे बढ़ती चली जाएगी। बातों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि खूबियां लेकर बैठा जो शख्स है वो कुरेदे जाने पर थोड़ा सा देता है। आपको कैसी लगी बात मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। सर आपने हमसे बात की, बड़ा कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद शकुन जी, धन्यवाद।